ओम प्रकाश जी की सारी पेंशन बेटा और बहू खा गए और ओम प्रकाश जी लकवे में गिरफ्तार हो गए। वह दो दिन भूखे गंदगी में पड़े रहते। जब महीने बाद पेंशन लानी होती तो बेटे को बाप का ख्याल आ जाता। एक दिन ओम प्रकाश जी की बेटी आई तो बाप की हालत देखकर बोले, भाई पिताजी का इलाज करो। तो भाई कहने लगा, मेरे पास तो खाने को कुछ नहीं है। इतना सुनना था कि उसने अपने पति से छुपाकर भाई को अपने सोने की कड़े दी और कहा, पिताजी का इलाज करवाओ। भाई और भाभी ने कड़े बेचे और कश्मीर घूमने चले गए और सोचा जब तक वापस आएंगे तब तक पिताजी से भी जान छूट चुकी होगी। जब कश्मीर में पैसे खत्म हुए तो वह घर वापस लौटे तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि प्रिया ने अपनी जान से प्यारे पिता की हालत देखी तो उसका दिल खून के आंसू रोने लगा, क्योंकि वह पिता जिसने अपनी औलादों को फूलों की तरह पाला था, माँ की ममता और पिता का प्यार दोनों एक साथ दिया था, वह आज इस हाल में पड़ा था कि उनका बिस्तर लेटरिन से गंदा था और बहू या बेटे को साफ करने की जरूरत तक न थी। प्रिया अपने पिता की हालत देखकर तड़प उठी थी। ओम प्रकाश जी को जब से लकवा हुआ था वह बेटे बहू के सहारे पड़े पड़ पड़े थे। तब से ही वह हड्डियों का ढांचा बन गए थे। दो दो दिन तक उन्हें खाने को भी कुछ न मिलता, क्योंकि बहू और बेटा तो यही चाहते थे कि वह बिस्तर पर पड़े सिसक सिसक कर मर जाए और हमें इनकी सेवा न करनी पड़े। प्रिया ने अपने पिता ओम प्रकाश जी को खुद साफ किया। उनका बिस्तर बदला जो न जाने कितने दिनों से उनके नीचे पड़ा था, जो गंदा और बदबूदार हुआ पड़ा था। न जाने ओम प्रकाश जी कैसे इस बिस्तर पर सोते थे, न जाने उन्हें रात को कैसे नींद आती होगी। मगर नींद भी कहाँ आती होगी, भूखे पेट भला नींद कहाँ आती है इंसान को। प्रिया को अपने भाई के ऐसे व्यवहार पर बहुत दुख था। वह खुद शादीशुदा थी, बाल बच्चों वाली थी और दूसरे शहर में रहती थी। कभी कभार ही पिता की मोहब्बत में आ जाती थी और उनकी हालत देखकर और तड़प जाती थी। उसने अपने भाई को पास बैठाया। ओम प्रकाश जी का एक बेटा और एक बेटी थी, जिसको बचपन से ही उन्होंने खुद पाल पोस कर जवान किया था, क्योंकि ओम प्रकाश जी की पत्नी सविता देवी प्रिया के जन्म के चौथे साल ही मर चुक गई थी और तब से ओम प्रकाश जी ने इन दोनों बच्चों को माता और पिता बनकर पाला था। वह स्कूल में क्लर्क की नौकरी करते थे और उसी से ही इन दोनों बच्चों की अच्छी परवरिश की थी। उन्हें पढ़ाया लिखाया और उनकी शादियां करके अपना कर्तव्य पूरा किया था कि अब तो घर बैठकर कुछ समय सुकून में गुजारेंगे। मगर ओम प्रकाश जी का यह सपना सपना ही रहा, क्योंकि अब असल रिश्तों की पहचान का समय हुआ था। ओम प्रकाश जी जैसे ही रिटायर्ड हुए, लकवे का दौर पड़ गया और यह अटैक ऐसा साबित हुआ कि वह बिस्तर के ही होकर रह गए। और जिस औलाद को उन्होंने माँ और बाप दोनों बनकर पाला था, आज वही बेगानी हो गई थी। खास तौर पर उनका बेटा मनोज, जिसने शादी के बाद अपने पिता को बिल्कुल ही भुला दिया था। उसे अपने पिता की जरूरत सिर्फ हर महीने की पहली तारीख को पड़ती थी, क्योंकि इस तारीख को पेंशन आनी होती थी। ओम प्रकाश जी की रिटायरमेंट का जितना फंड उन्हें मिला था वह लाखों में था और ओम प्रकाश जी को तो इसमें से कुछ भी नहीं बचा था, बल्कि सारे पैसे मनोज ने वसूल किए थे, यह कहकर कि पिताजी का बोझ अब हमें ही उठाना है। बहन को भी अपना हिस्सा नहीं दिया था। ओम प्रकाश जी बहुत ही ज्यादा बेबस हो गए थे, क्योंकि बेटे जब जवान हो जाए तो बाप के मुंह को आ जाते हैं। यही हाल मनोज का भी था। उसने अपनी आंखें अपने माथे पर रख ली थी और बिल्कुल अपनी पत्नी के कहने पर चलने लगा। जैसे जैसे उसकी पत्नी उसके कान भरती थी वह वैसे ही वैसे करता था। वह पूरी तरह जोरू का गुलाम बन गया था। वह अपने पिता के एहसान बिल्कुल भूल चुका था, क्योंकि उसके पिता ने तो माँ की कमी भी पूरी की थी और बाप की भी औलाद को पढ़ाया लिखाया था, मगर वह फिर भी बाप के पैसों के लालच में ही था। प्रिया की शादी तो ओम प्रकाश जी ने अपने दोस्त के बेटे से कर दी थी, जो कि दूसरे शहर में रहते थे। वह अपने घर की हो गई थी और खुशहाल भी थी, इसीलिए उसने कभी भी पिताजी से पैसे नहीं मांगे थे। वैसे भी वह एक खुददार और भगवान से डरने वाली बेटी थी। मनोज की तरह लालची नहीं थी, क्योंकि माँ बाप की आखिरी उम्र में बेटियां ही उनका सहारा बनती है। बेटे तो उनके मुंह मोड़ लेते हैं। अब जब कभी प्रिया आती और अपने पिता का यह हाल देखती, जिसने कभी अपने शरीर पर एक जरा सा मेल भी नहीं चिपकने दिया था, उनका यह हाल देखती तो खून के आंसू रोती थी। अपने भाई को बार बार एहसास दिलाती थी कि पिताजी का कुछ ख्याल किया करो, क्योंकि ओम प्रकाश जी ने अपनी सारी जमा पूंजी मनोज पर ही लुटा दी थी, मगर वह बहुत ज्यादा नमक हराम था।
आज भी प्रिया जब ओम प्रकाश जी से मिलने और उनके हाल चाल लेने आई तो उनके अपने पिता की हालत देखकर खून के आंसू रोने लगी, क्योंकि उसके बाप का बिस्तर बहुत ही ज्यादा गंदा पड़ा हुआ था। ऐसा लगता था कि जैसे काफी दिनों से इसे साफ ही न किया हो। प्रिया साफ सफाई करते करते साथ साथ रो रही थी, अपने पिता से माफी मांग रही थी और उनका बिस्तर भी बदल रही थी। ओम प्रकाश जी बस आंखों से आंसू बहा रहे थे, क्योंकि लकवा होने की वजह से उनकी जुबान के साथ नहीं देती थी। जब मनोज काम से घर वापस आया तो प्रिया ने उसे अपने पास बिठा लिया। कहने लगी, मनोज, देखो तो सही पिताजी का क्या हाल हो गया। वह बिल्कुल ही बिस्तर से होकर रह गए और सफाई वगैरह भी नहीं होती। तुम लोग खुद नहीं कर सकते तो कोई नर्स ही रख लो इनके लिए। इन्होंने आज तक जितना भी कमाया है वह तुम पर ही लुटाया है। क्या तुम्हारा कर्तव्य नहीं बनता कि तुम अपने पिता पर, उनके इस हाल पर दया करो। भगवान न करे कि तुम पर भी कभी यह समय आए और तुम्हारी औलाद भी ऐसे ही मुड़ मोड़ ले, तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरेगी। प्रिया ने अपने भाई पर काफी ज्यादा इमोशनल हमला किया था, मगर उसके कान पर जूं तक न रेंगी। प्रिया कहने लगी, पिताजी का इलाज ही करवा लो, उनकी सारी दवाइयां भी खत्म हो चुकी हैं और दिन ब दिन वह सूख कर कांटा होते जा रहे हैं। क्या तुम्हें इन पर तरस नहीं आता? क्या तुम इनकी वह सारी मेहरबानियां भूल चुके हो? उसने जैसे भाई को एहसास दिलाना चाहा था, मगर उसका तो खून बिल्कुल भी सफेद हो चुका था। कहने लगा, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे पिताजी के इलाज के लिए? मैं कौन सा लॉर्ड गवर्नर हूँ या मेरी मिलें चल रही है? वह इस कदर अकड़ा कि प्रिया दंग रह गई। कहने लगा, पिताजी का सारा फंड तुमने ही रखा है, मैंने तो उसमें से अपना हिस्सा भी नहीं लिया। और महीने बाद जब पिताजी की पेंशन आती है वह भी अच्छी खासी रकम होती है, उसमें पिताजी की दवाइयाँ भी आ सकती थी। क्या तुम्हारे इतने कौन से खर्चे हैं कि पूरे ही नहीं हो रहे? जिस पर मनोज ने बदतमीजी से बोला, तुम्हारी नज़र तो उसी पेंशन पर ही अटकी हुई है। शादी के समय तुम्हें पिताजी ने जितना ज़्यादा दहेज दिया था, मैंने तो कोई सवाल नहीं किया था कि इतना ज़्यादा दहेज दिया है। मनोज की इस बात पर तो प्रिया बिल्कुल सकेत में आ गई। मनोज की सोच इतनी घटिया हो गई, उसने कभी सोचा भी नहीं था। शर्म दिलाने का कोई फायदा ही नहीं था, ना ही एहसास दिलाने का, क्योंकि ना तो उसमें शर्म थी और ना ही एहसास नाम की कोई चीज। प्रिया खामोशी से अपने भाई के पास से उठ गई। प्रिया अपने पिता को इस हालत में छोड़कर जाना तो नहीं चाहती थी, मगर उसके पास और कोई चारा नहीं था। वह उस घर से निकल आई, न जाने उसके पीछे उसके पिता की क्या हालत हुई होगी। आज तो उसने अपने पिता को खाना भी खिला दिया था और उनके कपड़े भी बदल दिए थे, और वह जानती थी कि उसके बाद उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। मगर उसे घर की भी मजबूरी थी। बार बार उसके पति की कॉल आ रही थी कि तुम घर क्यों नहीं आ रही, बच्चे रो रहे हैं, तुम कहाँ चली गई हो। प्रिया बेचारी बहुत मजबूर थी, मगर उसका दिल दुख से फटा जा रहा था। आज तो मनोज के व्यवहार ने दिल तोड़कर रख दिया था। कोई बेटा इतना कठोर दिल कैसे हो सकता है कि पिता की सारी मेहरबानियां ही भूल जाए, एक पल में सब भुला दिया जाए। यह सोचते सोचते प्रिया घर चली गई। उसके घर के हालात भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे कि वह अपने बाप के लिए दवाइयाँ ले सके या उनका इलाज करवा सके या उनके लिए कोई नर्स रख सके। प्रिया के पति की छोटी सी कपड़ों की दुकान थी और इसमें मुश्किल से ही बच्चों का गुजारा होता था और अपना पेट भरता था। ऊपर से बच्चों के स्कूल के खर्चे भी अलग थे। इसीलिए प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह से अपने पिता की मदद करे, जो कि महीने की पेंशन होने के बाद भी अपने बेटे पर पड़ा था। और बहू को इस कदर कठोर दिल थी कि इससे बात करना ही बेकार था। जरूर मनोज के कान भर भर कर उसने भी मनोज को अपने जैसा बना लिया था, इसीलिए किसी भी तरह की कोई भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग उस पर असर नहीं कर रही थी। प्रिया जानती थी कि हर महीने की पहली तारीख को मनोज पिताजी को नहला धुलाकर तैयार करता है ताकि वह उसके साथ जाए और पेंशन ले सके। तब तो उसे बड़ा ख्याल आ जाता है बाप को नहलाने का। तब तो उसे घिन नहीं आती पिताजी से, ना ही उसे कोई अपना काम याद आता था, क्योंकि उसे पिताजी से मतलब होता था कि बस पेंशन की सारी रकम वह हत्या ले। वह दोनों पति पत्नी ही अय्याश थे, 4 दिनों में पैसा उड़ाकर रख देते थे और फिर सारा महीना अपनी गरीबी का रोना रोते थे कि महीना कैसे गुजरेगा। सुनाते तो वह ओम प्रकाश जी को ही थे कि हम खुद इतनी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं, आपको दवाइयाँ कहाँ से ला कर दे और खिलाए पिलाएं।
कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और प्रिया कुछ दिन बाद अपने पिताजी के घर दोबारा आई। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से कोई चीज बांध रखी थी जो शायद वह अपने घर वालों से छुपा कर लाई थी। वह कोई और चीज नहीं बल्कि उसके सोने के कंगन थे, जो कि उसके पिता ने ही उसे दिए थे उसकी शादी के समय। वह सोने के कड़े शायद आज उन्हीं के काम आने वाले थे, क्योंकि उसने अपने पति से छुपकर यह काम किया था। उसका पति भी मनोज की तरह ही लालची स्वभाव का था। वह भी कहता था कि बस अपना पेट ही इतना मुश्किल से पाल रहे हैं, अब दूसरों का बवाल अपने सर पर क्यों ले। वैसे भी उसके छोटे छोटे बच्चे थे, उनके भविष्य का भी सवाल था। मगर प्रिया को सिर्फ और सिर्फ इस समय अपने पिता की हालत को ठीक करना था, इसीलिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वह यह सोने के कंगन बेचकर पैसे उनके इलाज पर लगा दे, ताकि ओम प्रकाश जी कुछ तो चलने फिरने के काबिल हो सके और अपने बेटे बहू के मोहताज होकर ना रहे, क्योंकि मोहताज बहुत बुरी सजा है। प्रिया जब अपने पिताजी के पास आई तो उनकी हालत वैसी ही थी जैसे भिखारी की होती है, जो कि अपनी झुग्गी में बिल्कुल बुरी तरह हालत में है और मोहताज की हालत में किसी की दया पर पड़ा हुआ हो। वह बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बनते जा रहे थे। जैसे ही वह प्रिया का चेहरा देखते, उनके चेहरे पर उम्मीद की एक हल्की सी किरण आ जाती। वह प्रिया को ऐसे देखते थे जैसे भूख से बच्चा अपनी माँ को देखता है, और प्रिया अपने पिता की नजरें सह नहीं पाती थी। शर्म से पानी पानी हो जाती थी, उसकी नजरें झुक जाती। मगर वह बेचारी भी क्या करती, उसे घर की मजबूरी थी। आज भी वह बड़ी मुश्किल से अपने पति से जान बचाकर और बच्चों को पड़ोसन के हवाले करके आई थी कि इन्हें जरा संभाल लेना, मैं अपने पिता की तरफ जा रही हूँ, अभी आ जाऊंगी। प्रिया ने सबसे पहले तो अपने पिता का बिस्तर बदला, उन्हें नए और साफ कपड़े पहनाए और उसकी बदबू खत्म की। ओम प्रकाश जी थोड़े से उदास हो गए थे, उनकी नज़रों में प्रिया के लिए आभार था। हालांकि वह प्रिया के पिता थे, फिर भी वह उसका धन्यवाद कर रहे थे। यह भी जमाना आना था कि पिता अपनी औलाद का आभारी हो जाए। हालांकि पिता के एहसान तो इतने होते हैं कि औलाद उन्हें चाहकर भी पूरा नहीं कर सकती, उनका हक अदा नहीं कर सकती। प्रिया की आंखों में अपने पिता की ऐसी नजरें देखकर आंसू आ गए। कहने लगी, पिताजी मुझे इस तरह से ना देखे, मैं तो आपका कोई भी एहसान पूरा नहीं कर सकती जो आपने हम भाई बहन भाइयों पर किया है। मगर भाई तो एहसान फरामोश निकला, उसे तो अपनी पत्नी से ही फुर्सत नहीं, वह हर समय उनके कान भरती रहती है। प्रिया अपने पिता के सामने फट पड़ी, क्योंकि पिता की हालत देखकर उसका दिल फटने को था। मगर ओम प्रकाश जी ने हाथ के इशारे से उसे मना कर दिया कि इससे मत कहो। वह अपनी नज़रों से ही उसे सब कुछ समझा रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने बेटे से भी कोई शिकायत नहीं थी। कैसे बाप थे, कितना बड़ा दिल था, ऐसे पिता तो भाग्य वालों को मिलते हैं। मगर मनोज तो सदा का बदनसीब था। जरूर वह अपनी उम्र के अंतिम हिस्से में पछताएगा कि उसने अपने पिता के साथ क्या किया, क्योंकि माँ बाप के साथ की गई जाति का बदला इंसान दुनिया में ही भुगत कर जाता है। मगर ओम प्रकाश जी फिर भी मनोज के लिए बददुआ नहीं कर सकते। प्रिया अपने पिता की हालत ठीक करने के बाद मनोज के कमरे में चली गई, जो कि एसी में पड़ा आराम कर रहा था। प्रिया का बस नहीं चल रहा था कि उसका मुंह तोड़ दे और उसे कहे कि एसी का बिल देने के पैसे आ जाते हैं, मगर पिताजी की दवाइयों के पैसे तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि तुम्हें अपनी अय्यासी से फुर्सत मिले तो तुम पिताजी का ध्यान रखो। मगर वह यह सब कुछ सोचकर ही रह गई, क्योंकि वह अपने भाई से दुश्मनी नहीं लेना चाहती थी। यह ना हो कि उसके पिता पहली वाली हालत से भी बुरी हालत में आ जाए। इसीलिए वह बड़े अच्छे से मनोज के पास बैठी और अपने पल्लू में छुपे कंगन निकालकर मनोज को पकड़ा दी। कहने लगी, यह कड़े मेरी शादी के हैं, जो कि पिताजी ने मुझे उपहार के तौर पर दिए थे। मगर उनके एहसान मेरे ऊपर इतने ज़्यादा है कि मैं चाहकर भी उनका बदला नहीं उतार सकती। मेरे पास और तो कुछ नहीं है, मगर यह कड़े हैं, तुम इन्हें बेचकर पिताजी का इलाज करो, क्योंकि मेरे पास तो इतना समय नहीं है कि मैं पिताजी के पीछे अस्पतालों के चक्कर काट सकूं। मैं आज भी बड़ी मुश्किल से अपने पति से नजर बचाकर आई हूँ। वह प्रिया की बातें सुन रहा था या नहीं, मगर उसकी नजरें जैसे कड़ों पे गड़ सी गई। अचानक उसकी पत्नी भी कमरे में आ गई। कहने लगे, अरे सोने के कंगन तुम्हारे पास कहाँ से आए? इससे पहले कि प्रिया कड़े छुपाती, उसने खुद ही देख लिए थे। अब प्रिया चाहकर भी उन्हें छुपा नहीं सकती थी, क्योंकि उसे लगता था कि कहीं उसकी पत्नी कड़े भी ना हथिया ले और उसके पिता का इलाज भी फिर से होने से रह जाए। मनोज ने वो कड़े प्रिया से ले ली। कहने लगा, तुम चिंता क्यों करती हो प्रिया, वह मेरे भी पिता है और मुझे भी उतने ही प्यारे हैं जितने कि तुम्हें। मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं उनका
जरूर इलाज करवाता, मगर तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने अपने पिता की परवाह की। आखिरकार बेटियां ही बाप के काम आती है। मैं तो शायद बदकिस्मत हूँ जिसे पिता की सेवा करना भी नसीब नहीं। वह इतनी बेशर्मी से अपनी बातें सुना रहा था कि प्रिया जलकर रह गई, मगर मुंह से कुछ ना बोली। कहने लगी, इन कड़ों को बेच दो और पिताजी का इलाज करवाओ, क्योंकि उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। अगर उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी तो तुम लोगों को भी ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। मनोज ने प्रिया को समझाते हुए कहा, तुम चिंता ना करो और निश्चित होकर घर जाओ। पिताजी का इलाज मुझ पर छोड़ दो। मनोज ने जल्दी से वह कड़े अपनी जेब में रख लिए ताकि प्रिया का इरादा बदल न जाए। उसके दिल में तो लड्डू फूट रहे थे कि कैसी भोली भाली बहन अपने लुटेरे भाई को सोना दिखाकर उसका और धर्म खराब कर रही है। प्रिया बेचारी इतनी सीधी सादी थी कि उसे इस हद तक यकीन नहीं था कि उसके भाई ऐसा कर सकता है। उसका भाई इस, इसका कमीनेपन पर उतर आएगा, मगर जब इंसान का धर्म डगमगा जाए तो फिर अपनी ही नज़रों में गिरता चला जाता है और दूसरों की नज़रों में भी। प्रिया के जाने के बाद मनोज कड़ों को ध्यान से देख रहा था कि कहीं यह नकली तो नहीं। उसकी पत्नी आई और मनोज के हाथ से कड़े झपट लिए। कहने लगी, यार इतने सुंदर कंगन है, मुझे तो किसी ने नहीं पहना। हालांकि ससुराल वालों का हक होता है कि बहू को कड़े पहनाए। मनोज अपनी पत्नी को देखता रहा। कहने लगा, तुम क्या चाहती हो? मैं इन कड़ों का क्या करूं? वह तो बिल्कुल ही अपनी पत्नी का गुलाम था। जो बात वह कहती थी मनोज वही करता था। ऐसा लगता था जैसे उसकी पत्नी ने उस पर कोई जादू किया है और उसे अपना गुलाम बना लिया है। उसकी पत्नी एकदम से कहने लगी, उफ कितनी गर्मी है यहाँ, बार बार लाइट चली जाती है। कानपुर का मौसम तो तुम्हें पता है किस कदर गर्म है, और तुम तो मुझे हनीमून पर भी लेकर नहीं गए थे। मनोज कमीनेपन से मुस्कुरा दिया। कहने लगा, तो क्या हनीमून जाने का इरादा है तुम्हारा? जिस पर उसकी पत्नी कहने लगी, इरादा तो अच्छा है, अगर तुम्हारे अंदर हमदर्दी की भावना जागी हो तो हनीमून पर जाने में क्या बुराई है। उसका इशारा शायद मनोज के पिता की तरफ था। मनोज कहने लगा, पिताजी का इलाज अब मुमकिन नहीं है। प्रिया तो जल्दी है, उसे कुछ पता ही नहीं। भला लकवे का इलाज भी मुमकिन हो सकता है क्या? इसीलिए पिताजी पर पैसे बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। और मनोज की पत्नी यही तो चाहती थी। कहने लगी, चलो कश्मीर घूमने चलते हैं, थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी। यह कहते ही मनोज और उसकी पत्नी कश्मीर जाने की तैयारी में लग गए। मनोज ने वे कड़े एक सुनार को बेचकर पैसे अपनी जेब में डाल दिए। उसने पिताजी को थोड़ी बहुत दवा लाकर दे दी और अपनी पत्नी के साथ चलता बना। दोनों पति पत्नी अय्याश थे, उनके हाथ में पैसे क्या आ गए थे। अब जब तक वे पैसे उड़ा न देते उन्हें सुकून कहाँ मिलना था। उधर प्रिया अपने घर में सुकून से थी। अब तो इन पैसों से उसके पिताजी का इलाज हो जाएगा। प्रिया के वे कड़े उसके पति ने लाकर लॉकर से छुपाकर रखे हुए थे और लॉकर की चाबी उस दिन प्रिया के हाथ लग गई थी, जिसकी वजह से उसने कड़े निकाल लिए थे। आज उसका पति जल्दी से घर आया। कहने लगा, लॉकर की चाबी कहाँ है? प्रिया परेशान होने लगी। कहने लगी, क्या हुआ, सब ठीक तो है? जिस पर उसका पति कहने लगा, मेरी दुकान में बहुत बड़ा घाटा हो गया है, लगता है मुझे वे कड़े बेचने पड़ेंगे ताकि मैं उस नुकसान को पूरा कर सकूं और हम सड़क पर ना आ जाएं। वह काफी ज्यादा परेशान लग रहा था और प्रिया के चेहरे पर तो हवाएं उड़ने लगी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसका बीपी एकदम से लो होने लगा। जैसे ही उसके पति ने लॉकर खोला तो कड़े वहां से गायब थे। वह प्रिया पर चीखने चिल्लाने लगा। कहने लगा, तुमने कहाँ गुम किए हैं कड़े? मुझे निकाल कर दो, वरना इस घर से चली जाना। प्रिया उसकी मिन्नतें करने लगी। मेरे पिताजी बिस्तर पर पड़े थे, इसीलिए मैंने कड़े बेचकर उनके इलाज के पैसे मनोज को दे दिए। तो उसका पति कहने लगा, मनोज तो अपनी पत्नी के साथ कश्मीर घूमने चला गया है, जरूर वह तुम्हारे कड़ों के पैसों से सैर सपाटा करने गया है। तुम जाओ और अब अपने पिताजी का इलाज खुद ही कर लो, इस घर से तुम्हारी कोई जगह नहीं है। उसने उसे घर से निकाल दिया। इधर प्रिया रोती धोती अपने पिताजी के घर पहुंची। उसके पिता ओम प्रकाश जी की हालत वैसी ही वैसी थी। न खाने को कुछ था न पीने को। मनोज बस उनकी जेब में थोड़े से पैसे डालकर चला गया था। प्रिया तो सर पकड़कर बैठ गई। उधर मनोज अपनी पत्नी के साथ कश्मीर में गुलछरे उड़ा रहा था। वह तो ऐसे लग रहा था जैसे नई नई शादीशुदा जोड़े हों। जब वे मौज मस्ती करके और सारे पैसे लुटाकर हनीमून से घर वापस आए तो घर आते ही आसमान उनके सर पर आ गिरा। उन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ओम प्रकाश जी बहुत ही खुश हंसते मुस्कुराते हुए घर में बैठे थे।
अब तो वे चल फिर भी सकते थे और प्रिया उनकी सेवा में लगी हुई थी। बच्चे आंगन में खेल रहे थे। इतनी ज्यादा खुशहाली घर में देखकर मनोज के तो रोंगटे खड़े हो गए। वह ओम प्रकाश जी के पास आए और कहा, पिताजी, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि आपने अपना इलाज करवा लिया और ठीक भी हो गए? जिस पर ओम प्रकाश जी ने कहा, मेरा एक दोस्त था जिस पर मैंने कभी एहसान किया था, वह एक डॉक्टर है। उसी ने मेरा फ्री में इलाज किया है और मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मैं तो अपनी बेटी का जितना भी धन्यवाद करूँ कम है, क्योंकि इसी ने मेरे दोस्त से कांटेक्ट किया था, क्योंकि मेरी हालत बिल्कुल ही खराब हो रही थी और अब देखो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मैंने फैसला किया कि इस घर का बंटवारा कर दूँ। एक हिस्सा तुम्हारा होगा और दूसरा हिस्सा प्रिया और उसके बच्चों का, क्योंकि जब तक इसके पति का दिमाग ठिकाने नहीं आता, प्रिया इधर ही रहेगी अपने पिता के साथ अपने घर में, और जो भी मुझे पेंशन के पैसे मिलते रहेंगे वह मैं प्रिया और उसके बच्चों पर खर्च करता रहूंगा, क्योंकि ऐसी बेटियां तो भगवान नसीब वालों को देता है। मनोज अपने पिता की बात सुनकर परेशान हो गया और शर्मिंदा हो गया, क्योंकि उसने पिता की शक्ल में बहुत बड़ा खजाना अपने हाथ से लुटा दिया था। अब सिवाय पछतावे के उसके पास कुछ न था, क्योंकि वह पहले ही पिता की कमाई पर पल रहा था। क्या आपको लगता है कि मनोज, उसकी पत्नी जैसे लोग कभी अपनी गलती सुधार सकते हैं, या ऐसे लोग हमेशा पछतावा ही करते रह जाते हैं? तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक ऐसी ही नई कहानी के साथ।